Good morning. In the last video, we will be finished the third chapter Gopal and the Hilsa fish, and now we are going to discuss the Shet poem, which is also related the third chapter. And now we discuss that what is a shed. Shed किसको कहते हैं, क्या मतलब होता है शेड का. SHED शेड. शेड आम तौर पे हम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी ना किसी चीज़ से ढकी हुई होती है और जो एक छाँव में होती है, उसे हम शेड कहते हैं. इस पोयम में पोएट ने कितने तरीके के शेड से इंट्रोड्यूस कराया है हमको. वन बाय वन हम उस हर शेड के बारे में जानेंगे. जो की पॉइंट्स है इस पोयम का वो ये है कि लोकेशन जो है वो किसी भी शेड की वो बॉटम ऑफ द गार्डन. ठीक है, सो लोकेशन ऑफ द शेड इज़ एट द बॉटम ऑफ द गार्डन इन दिस पोयम. बट it is not unnecessary that it has a very big space for the shed. It can be the small space, it can be a dirty, it can be a clean, it can be anything. So as we look at these some images that I have got a few pictures and for you, and I got also the few pictures of a different types of the shed. In my class I just want to see to you all the different types of picture of the different types of the sheds one by one. So the first shed is एनिमल शेड, जिसमें हम एनिमल्स को रखते हैं, जिसमें हम एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको हम अच्छे से खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं. तो ये एनिमल शेड्स होते हैं. नाउ द सेकेंड शेड इज़ अ स्टोरेज शेड, जिसमें स्टोर का सामान होता है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उसमें स्टोर करते हैं, जो हम मिड इन द गार्डन या मिडिल स्पेस ऑफ द लॉन हम इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये जो होते हैं वो स्टोरेज शेड होते हैं. नाउ द अनदर शेड जिसे हम गार्डन शेड कहते हैं. गार्डन शेड्स वो होते हैं जो गार्डन के मिड प्लेस में होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं. सो इट कैन बी द स्मॉल एंड इट कैन बी अ बिग. सो ये डर्टी भी हो सकते हैं और क्लीन भी हो सकते हैं, बोथ कंडीशन. तो कोई एक डेफिनेट चीज़ नहीं है कि शेड अबाउट द शेड की शेड ऐसा ही होना चाहिए. शेड जो भी चीज़ कवर्डेड हो, किसी भी जगह हो, उसको हम यूटिलाइज़ करें स्टोरेज के लिए, पेट को रखने के लिए, या हम उसको ऐसे ही इवनिंग टी को एंजॉय करने के लिए अगर हम गार्डन शेड बनाते हैं, तो कोई पर्पस, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है किसी भी शेड का. सारे शेड के अपने अपने एक मोटिव होते हैं, सारे शेड के अपने अपने जो स्पेस होते हैं, अपना अपना एम्बिशन होता है कि जो एनिमल्स के शेड्स होते हैं वो थोड़े से ओपन एरिया में होते हैं और थोड़े से डर्टी होते हैं, थोड़े से स्पेशियस होते हैं. जो गार्डन शेड्स होते हैं वो मिडल ऑफ द गार्डन होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ब्राइट्स होते हैं, बहुत ही स्पेशियस भी होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल भी होते हैं. एंड अगर हम स्टोरेज शेड की बात करें तो ये बहुत बड़ा नहीं होता है, क्लीन होता है और छोटा सा होता है, और इसमें भी अच्छे खासी पार्टीशंस होते हैं जिसमें आप स्टोरेज का जो भी सामान है, गुड्स हैं, वो अच्छे से कीप कर सको. एंड अनदर द लास्ट शेड जिसको हम कहते हैं एबेंडेंट शेड. व्हाट इज एबंडेंट शेड? एबंडेंट शेड्स मतलब, एबंडेंट मतलब होता है जो छोड़ दिया गया, मतलब जो प्लेस आपका छोड़ दिया गया, जिसमें कोई ना आता है ना कोई जाता है, ये आपके एबंडेंट शेड कहलाते हैं. सो द शेड विच इज़ आइसोलेटेड, जो आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग होते हैं. वेयर देयर इज़ अ नो पर्सन, नो पीपल गो यूजुअली, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है. तो ऐसे शेड जो होते हैं वो आपके देखने से ही बहुत ही हॉरेबल लगते हैं, बहुत ही डरावने लगते हैं, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, ये एबेंडेंट शेड होते हैं. तो इस पोयम में जो पोएट ने अपनी पोयम स्टार्ट की है वो एक अबेंडेंट शेड से ही स्टार्ट की है, मतलब एक ऐसा शेड जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, जो बहुत ही लोनली प्लेस पे सिचुएटेड है. तो उस शेड के बारे में कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस शेड के बारे में आपको बताया गया है, उस शेड की एक इमेज को आपसे डिस्कस किया गया है कि वो कैसा है, हाउ द शेड इज़ लुकिंग फॉर, किस तरीके का लगता है वो शेड. पोएट ने इस पोएम में आपको इस शेड के बारे में बताया है, विच वन ऑल्सो इज़ अ एबंडेंट टाइप ऑफ द शेड. सो हियर वी डिस्कस द की पॉइंट्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम दिस पोएम. लोकेशन ऑफ द शेड इज एट द बॉटम ऑफ द गार्डन.
बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे साइड गार्डन में एक शेड है जो लोकेटेड है इस पोयम में, ऐसा आपको राइटर ने दिखा रहा है। राइटर अपने तरीके से इस व्यू के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है उस शेड से कि वो शेड कैसा है जिसके बारे में पोएट बताना चाह रहा है। अ स्पाइडर वेब इज़ अ सीन हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जहाँ पे एक डोर है और जहाँ पे स्पाइडर मतलब मकड़ी जो है वो अपना जाल बनाए हुए है, कहाँ पर, उसके दरवाजे पर, उस शेड के दरवाजे पर। When the wind blow and cracking sound of the rusty hinges attract द पोइट्स अटेंशन, उसके बाद पोइट जो है जब वो वहाँ से गुज़रता है तो एक नॉइज़ी सा फील होता है उसको, कुछ जंग लगे आवाज़ करते हैं दरवाजे, और जब हवा बहती है, हवा चलती है तो उसके साथ साथ वो जो दरवाजे हैं टूटे हुए, जंग लगे हुए, वो क्रैक साउंड, बहुत हार्श साउंड प्रोवाइड करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं पोएट के अटेंशन को कि पोएट उस दरवाजे की तरफ देखे। फिर क्या होता है, द पोएट इज़ रिलैक्स्ड मूड, जो पोएट है वो अपने रिलैक्स मूड में आता है और वो प्लान करता है कि अपनी क्यूरियोसिटी को वो कैसे शांत करे, कैसे उस हिडन शेड में जाए उसके अंदर। एंड वेन एवर द पोएट पासिस थ्रू द वे एंड ही फील्स द समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, और फिर पोएट सोचता है कि एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा और मैं देखूँगा कि उसके अंदर कौन रहता है। एक्चुअली द पोएट इज़ अ पार्शली फ्रिटेंड बट ही डज़ नॉट कम्प्लीटली बिलीव, वो बिलीव नहीं करता है किसी भूत प्रेत पे या किसी भी मैजेस्टिक पावर या स्पेल पे, लेकिन उसकी अपनी क्यूरियोसिटी होती, उत्सुकता होती है जब वो उस शेड के सामने से निकलता है। तो उस शेड के सामने से जब वो निकलता है तो वो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मतलब पाने के लिए बहुत उत्सुक होता है। वो चाहता है कि उसके अंदर जो इनर सोल है, जो बहुत एक्साइटेड है टू नो अबाउट मोर एंड मोर अबाउट द शेड, सो वो शांत हो जाए। सो द पोएम शेड इज़ अबाउट द शेड, एक ऐसे शेड के बारे में है विच इज़ अ स्मॉल रूम, जो बहुत ही स्मॉल रूम है, एंड अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस से थोड़ा अलग है, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पोएट्स गार्डन, और पोएट का जो गार्डन है उससे ये थोड़ा बॉटम, मतलब देखने से आपको पता चल रहा है कि ये इमेज जब दूर से देखी जा रही है तो वो नीचे की ओर दिख रही है, तो पोएट के गार्डन से बॉटम साइड पे ये जो शेड है ये सिचुएटेड है। अब इसकी कंडीशन के बारे में पोएट ने बताया है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेड, इट इज़ इन द वर्स्ट कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन में ये शेड था। वेन एवर द पोएट पासिस थ्रू, जब पोएट इसके सामने से गुजरा, देन ही फील समवन इज स्टेयरिंग एट हिम, तो उसको लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है, एंड रियली इट वॉज इन वेरी बैड कंडीशन। तो वो तरह तरीके के दिमाग में उसके ख्याल आ रहे थे, एंड एट लास्ट द पोएट ओवरकम द फियर, और फिर लास्ट में उसने, इस पोएम के लास्ट में उसने अपने फेयर को शांत करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज़ करे, बहुत सारे प्लान किए, और अपने आप को उसने सोचा कि अब मुझे इस शेड में जाना है, तो वो किस तरीके से गया, क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिले, कैसे उसकी क्यूरियोसिटी शांत हुई, क्या क्या मिला, क्या जोखिम उठाए उसने, क्या उसको फियरफुल लगा, कौन मिला, किसने उसको हर्ट किया, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दिस पोएम द शेड। तो हम सब कुछ इस पोएम में वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे पोएट ने इसको ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है किसी शेड के बारे में। वैसे तो शेड कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हमें बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए, बहुत डिटेल चाहिए, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से, इतनी कीनली ऑब्ज़र्व किया है पोएट ने इस शेड को कि हम इसकी हर एक लाइन को वन बाय वन रीड करके एंजॉय करेंगे, एंड ये भी जानेंगे कि जो पोएम है द शेड बाय द Frank Flynn. Actually, Frank Flynn is the name of the writer which is wrote the poem The Shed. So, जो आपके जो राइटर हैं फ्रैंक फ्लिन is about the speakers a child. ये खुद ही इस पोएम को बोल रहे हैं, एंड हु इज़ ऑल्सो द स्पीकर ऑफ दिस पोएम, और वो इस पोएम के स्पीकर भी हैं, मतलब वो राइटर भी हैं और खुद ही वो इस पोएम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हम सबको। एंड द स्पीकर्स फियर एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द शेड, ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज क्यूरियोसिटी एंड फियरफुल फीलिंग्स अबाउट द शेड, और शेड के बारे में वो अपनी फीलिंग्स एंड क्यूरियोसिटी भी हमें बता रहे हैं, विच इज़ द एंड ऑफ हिज गार्डन, जो उनके गार्डन की ओर है। एंड द पोएट
the poet deals the psychological of the child, thinks over the informations and whatever the information received by his brother, his sister and siblings. So it also shows the playful stories between the siblings, कि siblings जो होते हैं, जो बहन भाई होते हैं, वो हमें किस तरीके से चीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, डराते हैं, खामखा डराते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ पे भूत है, तो वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें खा जाएगा. तो ये सिबलिंग्स की स्टोरीज़ पे बेस्ड है. जो पोएट है उसके सिबलिंग्स भी उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे और उसको डरा रहे थे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी को डेवलप कर रहे थे अबाउट द शेड, एक नॉर्मल सा शेड. So in the simple way we can say that what is a shed? A shed is a temporary structure built to the shelter something, जहाँ पे किसी को कोई shelter यानी संरक्षण दिया जाए, जहाँ पे उसे कुछ किसी को भी एक टेम्प्रेरी रखा जाए, उसके लिए बना गया एक छोटा सा स्थान जिसे हम शेड कहते हैं. एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द शेड, यू नो वेरी वेल, द स्टोरेज शेड, द गार्डन शेड, द अबेंडेंट शेड, द प्लास्टिक शेड, द वुड शेड, or the big shed, the small shed, many types of the shed, the play shed जहाँ पे लोग जाके खेलते हैं, और ऐसे बहुत सारे गार्डन हैं जिसके बारे में पोएट ने बताया है. So now we start our poem. Do you know what a shed is? क्या आप जानते हो कि शेड किसे कहते हैं? A cow shed, जहाँ पे काउज रहती हैं, वो भी शेड. अ टूल शेड, जहाँ पे टूल्स रखे जाते हैं, जहाँ पे औज़ार रखे जाते हैं, जहाँ पे मशीनरी को ठीक करने के लिए उनसे रिलेटेड टूल्स होते हैं. अ वुड शेड, जो लकड़ी के शेड्स होते हैं. एंड इट इज़ अ स्मॉल रूम, और फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें कि शेड वो होता है जो छोटा सा स्मॉल रूम होता है, जो घर से थोड़ी, जो मेन घर से थोड़ी दूर पर होता है. एंड फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें रखते हो, कुछ लोगों को रख सकते हो, एनिमल्स को रख सकते हो, थिंग्स को रख सकते हो, टूल्स को रख सकते हो, कोई भी आपके व्हीकल्स को रख सकते हो, सवारियाँ जो होती हैं उनको रख सकते हो, छोटी छोटी जैसे साइकिल्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, स्कूटी हो गई, पेप हो गई. आस्क योर पार्टनर, अपने फ्रेंड से पूछिए या अपने सिबलिंग से पूछिए कि क्या उन्होंने कभी शेड को देखा है. हैव ही हैज़ एवर सीन अ शेड? लेट हर, और उनको बताइए, उनसे पूछिए भी, डिस्क्राइब कीजिए अपने क्लास में अपने पार्टनर्स के साथ कि कैसा होता है शेड. एंड नाउ रीड द पोएम. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन. पोएट कह रहा है कि मेरे गार्डन के एकदम थोड़े नीचे साइड एक शेड है, विद स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. जो स्पाइडर है वो अपने जाले बनाए हुए हैं अपने मेन दरवाजे, इस शेड के मेन दरवाजे के पास, और पूरे का पूरा मकड़ी का जाला वो लटक रहा है, और हम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि वो कितना जंग से फुलफिल है वो दरवाज़ा, मेन डोर. सो there is a shed the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. The hangers are the rusty and click in the wind. When I am bed and lie, I listen, I will open that door one day. So in this stanza, the above stanza beautifully describe the poet the spider's web, उसके मकड़ी के जो जाले हैं उनके बारे में. एंड रस्टी हिंग्स, रस्टी मतलब होता है जंग लगे हुए दरवाजे. एंड क्रैकिंग साउंड, जो क्रैकिंग करते हुए साउंड है, जो करकराते हुए साउंड है दरवाजे में, बहुत दिन से जो दरवाज़ा ओपन ना हो और वो एकदम से किसी हवा से वो अगर खुल जाए तो एक क्रैकिंग नॉइज़ आता है. तो ये सब बता रहा है कि द स्पीकर थिंक्स अबाउट स्कैरी, वो इन सब चीज़ों को देख रहा था, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इन चीज़ों को देख रहा था. कब? जब वो अपने बेड टाइम पे था. एंड ही और शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ओपन द डोर एंड द पीप इनटू इट, और वो बहुत ही उसको क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही जानने की उत्सुकता थी कि काश वो उस शेड का दरवाज़ा खोल पाए और वो अंदर झांक पाए. पीप मतलब झांकना, वो झांक पाए कि इस शेड के अंदर एक्चुअली में क्या है. तो ही वॉज़ वेरी क्यूरियोसिटी, ही हैज़ वेरी क्यूरियोसिटी टू सी इनसाइड द, जो आपका क्या बोलती हूँ, वो जो आपका शेड है उसको देखने के लिए उसके अंदर बहुत इंटेंसिटी थी. तो द पोएट इज़ रियली सक्सेसफुल इन द ब्रिंगिंग इन द इमेज ऑफ द अबंडेंट शेड. तो जो पोएट था ना वो बहुत सक्सेसफुल था किसी भी इमेज को, एक अबंडेंट, एक आइसोलेटेड शेड को, इमेज को याद करने के लिए, उसको एक इमेज उसकी क्रिएट करने के लिए अपने माइंड में. एंड इन फ्रंट ऑफ द आइज़ ऑफ द रीडर्स, और रीडर्स को बहुत अच्छे से उस चीज़ के दर्शन कराने में भी वो बहुत निपुण था.
कि किस तरीके से वो इन सब चीज़ों की के दर्शन वो करा पाए। इस चीज़ में इनमें वो बहुत निपुण था कि वो अपने रीडर को कैसे सेटिस्फाइड कर पाए। नाउ द सेलेक्टेड वर्ड्स ही यूज़ लाइक द रस्टी, हिंगस, स्पाइडर्स वेब, बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। ओल्ड विंडो एक पुरानी खिड़की के लिए, एंड क्रैक्ड विंडोज़ एक क्रैक्ड विंडो खिड़की के लिए क्रैक्ड विंडो करके वर्ड को यूज़ किया है उसने। सो वो ये बता रहा है कि ये कितना पुराना दरवाज़ा था जिसमें मकड़ी के जाले लटक रहे थे, बहुत ही जंग लगा ये दरवाज़ा था और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, मकड़ी के जाले भी लटक रहे थे, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता थी कि काश मैं इसके अंदर जा पाऊँ। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड, और ये चारों तरफ से जो खिड़कियाँ थी इसमें वो सब डस्टी थी, बहुत धूल थी। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ द ग्लास, और यहाँ तक कि वो जो चिटके हुए शीशे भी उस खिड़की में थे, मतलब खिड़की इतनी पुरानी थी कि उसके शीशे जो थे वो भी टूट चुके थे। तो हेयर इन द सेकेंड स्टैंजा द अबंडेंट शेड, जो अबंडेंट शेड था हैज़ ओल्ड डस्टी विंडो एंड क्रैकल्स विंडो, वो जो विंडो थी वो बहुत ही डस्टी थी और टूटी हुई थी। द स्टैंजा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेड। अब शेड के जो डिस्क्रिप्शन है उसको बहुत ही विस्तृत रूप से पोएट ने बहुत एक्सटेंशन के साथ इसको बताया है कि हाउ अनक्लियर सी दिस टाइप ऑफ such a shed and the speakers think someone is staring at him, और उसको लगा कि जैसे मुझे कोई इसमें से देख रहा है। often thinks that someone is staring me and each time that I pass I will peep through the windows one day, और उसको लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है अंदर से, तो वो झांकने की कोशिश कर रहा था कि मैं काश इस खिड़की से अंदर देख पाऊँ। तब पोएट कहता है कि माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन अ शेड, क्योंकि मेरा ब्रदर कह रहा था कि इस शेड के अंदर एक भूत है। व्हाट्स द मीन ऑफ घोस्ट? घोस्ट मतलब भूत है। हु हाइड्स अंडर द रूटेन फ्लोर बोर्ड्स, जो अंदर की ओर छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट, और अगर मैं आई डेयर, और उसको लगा कि अगर मैं ऐसा साहस करूं कि मैं यहाँ से गुजरूं, मैं अंदर जाऊं, तो कोई ना कोई मुझे ऐसा ना हो कि मुझे पकड़ ले और मुझे मार डाले। तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, ऐसा ना हो कि मैं अंदर कूद के जाऊं तो वो मेरे हेड को चॉप कर दे। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन तो मैं यहाँ इसके अंदर अवश्य जाऊँगा। ये अपने अंदर उसने ठान लेता है, वो जो पोएट है वो ऐसा करता है। एंड द थर्ड स्टैंजा क्लियरली, और वो थर्ड स्टैंजा में ये भी बिल्कुल क्लियर कर देता है दैट हाउ दीज फियरफुल थिंग्स वेंट इनटू द माइंड ऑफ द स्पीकर, कि जो पोएट है उसके दिमाग में कैसे फियरफुल थिंग्स चल रही हैं उसके दिमाग में। एंड उसके ब्रदर ने जो उससे कहा अबाउट द घोस्ट, उस भूत के बारे में, दैट हु हाइड्स अंडर द रोटेन फ्लोर, कि वो अंदर तुम जाओगे तो तुम्हें अंदर फ्लोर पे एक भूत दिखेगा। तो कैसे सारी चीज़ें, डरावनी चीज़ें उसके दिमाग में घर कर रही थी। ही और शी वॉज ऑल्सो टोल्ड, वो और उसके ब्रदर ने उसको ये भी बताया था कि अगर तुम अंदर जाने या झांकने का डेयर करोगे, पीप करने का, इनटू द घोस्ट को देखने का, तो वुड जंप, वो तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा। तुम अंदर जाओ उससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा और तुम्हारे हेड पे अटैक कर देगा। तो ये एक सारी चीज़ें पोएट के जो सिबलिंग्स थे या ब्रदर सिस्टर थे, उसने बहुत अच्छे से माइंड मेकअप कर दिया था उसका कि वो उससे डरे। लेकिन जो एटमॉस्फेयर था वहाँ का, देयर इज़ अ स्पोकी स्केरी एटमॉस्फेयर इन द पोएम, वो जो शेड का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही स्केरी था, बहुत ही स्पोकी था और बहुत ही काम था, बहुत ही शांत था वहाँ पर। इट इज़ अ ब्रिलियंटली डिस्क्राइब, नो डाउट कि बहुत ही ब्रिलियंटली डिस्क्राइब किया है पोएट ने यहाँ के एटमॉस्फेयर को विद द हेल्प ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द घोस्ट, कि वास्तविकता में उस शेड पे कोई ना कोई भूत है। ये एक ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन है जो बहुत ही ब्रिलियंटली किया है पोएट ने, कि घोस्ट वहाँ की फ्लोर पर है एंड इट्स एक्शन, और उसके एक्शन को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं अगर वो अंदर जाएगा तो ये बहुत अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया है। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट, फिर पोएट खुद से कहता है मैं जानता हूँ कि इसके अंदर कोई घोस्ट नहीं है, मेरे भाई जो हैं वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। माई ब्रदर्स टेल लाइज, मेरे जो ब्रदर हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कीप द शेड फॉर हिज डेन,
और वो चाहते हैं कि मैं इस शेड से बिल्कुल दूर रहूं और मैं इसके अंदर ना जा पाऊँ और मेरी उत्सुकता को मैं शांत ना कर पाऊँ. देयर इजेंट एनी वन स्टेलिंग एंड मेकिंग स्ट्रेंज अ नॉइज. यहाँ से मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेब. और स्पाइडर जो है वो भी जा चुकी है अपने मकड़ी के जाले. जब उसने हटाया तो सब क्लियर हो गया. सिंस आई डोंट नो, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई. लेकिन अब मकड़ी के जालों के साथ मकड़ी मुझे नहीं दिखाई दे रही है. आई विल गो, मैं यहाँ जाऊँगा. दैट शेड वन डे सून, एक दिन मैं इस शेड के अंदर ज़रूर जाऊँगा. बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी मैं बहुत छोटा हूँ तो अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दिन मैं इस शेड के अंदर अवश्य जाऊँगा. सो द कंक्लूडिंग पार्ट सेज दैट स्पीकर्स नो दैट देयर इज़ अ नो घोस्ट इन इट. फोर्थ स्टैंजा में आप देखते हो कि पोएट कह रहा है कि इसके अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है, बट वो कन्विंस कर रहा है, खुद को समझा रहा है कि उसके ब्रदर ने जो उसको बताया, जो झूठ बताया, लाई टू कीप द शेड फॉर हिज ओन हाइडिंग प्लेस, कि वो अपना एक हाइडिंग प्लेस, अपने छुपने का स्थान बनाने के लिए उसने ये स्ट्रैटेजी रची है. उसके भाई ने झूठ बोला है. व्हेन दे आर प्ले, कि हो सकता है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँ तो वो लोग यहाँ पर आकर खेलें और यहाँ पर हाइड एंड सीक करें. तो द स्पीकर ऑल्सो नो, स्पीकर जानता था कि कोई भी अंदर नहीं है. दैट नो बडी मेक स्ट्रेंज नॉइस, कोई भी उसको अनजान सी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है. एंड स्पाइडर्स हैव गॉन फ्रॉम हिज वेब, और स्पाइडर भी अब अपनी मकड़ी अपने जालों के साथ चली गई थी. द स्पीकर सीम डिटरमाइंड टू गो दैट शेड वन डे. फिर उसने अपने आप में एक दृढ़ निश्चय किया कि एक दिन वो इसके अंदर ज़रूर जाएगा. एंड द स्पीकर वॉज नॉट रेडी टू गो इन टू द राइट नाउ, लेकिन अभी वो उस अंदर जाने की स्थिति में नहीं था. एंड शी वुड सर्टेनली गो, और लेकिन उसने कहा कि एक दिन मैं अवश्य जाऊंगा. दिस शोन हिज फियर एंड क्यूरियोसिटी, और अपनी क्यूरियोसिटी को शांत ज़रूर करूंगा. देर इज़ अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द माइंड ऑफ द स्पीकर बिटवीन ही थिंक दैट वॉट ही वॉन्ट टू वॉट हिज ब्रदर एंड वॉट ही ब्रदर्स टोल्ड हिम. वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहता था, और दोनों ही चीज़ों, दोनों ही फीलिंग्स को उसने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि वो क्या चाहता है और उसके भाई उससे क्या कराना चाहते हैं. वो चाहता है कि वो अंदर जाए, लेकिन उसके भाई चाहते हैं कि वो अंदर ना जाए. एंड ऑलवेज हिज सिबलिंग्स अबाउट द शेड्स गोज दैट दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंकिंग. उसने कहा कि दिस इज़ अ साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये किसी भी बच्चे की साइकोलॉजी है. टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझना चाहिए बच्चे को, किसी को भी, कि अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है और हम उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में क्या छाप छोड़ रही है, हम क्या सोच रहे हैं. तो जैसी इन्फॉर्मेशन हम इन्फॉर्मर से रिसीव करेंगे वैसी हमारी इमेज बनती जाएगी. सो रस्टी मतलब मैंने आपको बताया कि रस्टी मतलब होता है कॉर्डेड बाय द रस्ट, जो रस्टी हो, मतलब जिसमें जंग लगे हों. क्रैक मतलब होता है मेक अ शार्प साउंड, एक अजीब सी छोटी सी तीखी सी आवाज़ सुनाई देना. एंड हिंग्स मतलब मैंने बताया आपको कि जॉइंट डिवाइस टू प्रोवाइड द डोर, जब कोई दरवाज़ा खुलता है तो उसका जो डिवाइडेशन होता है वो ओपन होता है. एंड स्टेयरिंग मतलब होता है किसी को देखना, किसी को झांकना, किसी को क्यूरियोसिटी के साथ एक टक देखते रहना. पीक मतलब होता है देखना, मतलब लुक इन, अंदर झांकना. एंड डस्टी मतलब होता है कवर्ड विद द डस्ट, जो धूल से भरा हो. एंड क्रैक्ड मतलब होता है जो टूट चुका हो, इट्स अ ब्रोकन. So these are the difficult word which is related and which is entire in this poem. Everything was discussed with you. So day after tomorrow I will provide you the PDF file of this poem, The Shed.